चलिए आज हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन, ठीक है। और ये सीबीएसई बोर्ड के लिए भी है और अदर बोर्ड जो स्टेट बोर्ड है उसके लिए भी है, ठीक है। अगर इतना क्वेश्चन आप बना लेते हो जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है तो उसके अलावा फिर क्वेश्चन बनाने को और ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। तो देखिए आप कंसेप्ट पूरा पढ़ो और उसके बाद लास्ट में पूरा आप एनसीईआरटी फॉलो करो, एनसीईआरटी से पूरा बना लो। उसके बाद आप आरडी शर्मा और आरएस अग्रवाल, अगर इतना आप बना लेते हो तो और कुछ बनाने का ज़रूरत नहीं है। अब देखिए जितना हम लोग पढ़ चुके हैं, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन बनता है कि नहीं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। अच्छा देखिए शुरू में जो क्वेश्चन लिया जा रहा है वो क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा या ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा और ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ऐसे भी शुरू में क्वेश्चन आसान इसलिए करवाया जाता है ताकि आपको इंटरेस्ट थोड़ा आ जाए, ठीक ना। ये आप समझ लो कि एक साजिश होता है। शुरू में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम देखो शुरू में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। अब बाद फिर क्या होता है कि धीरे धीरे एग्जाम का जो क्वेश्चन का लेवल होता है एग्जामिनेशन में वो बढ़ते जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग उसी तरह से ले रहे हैं। शुरू में थोड़ा सा क्वेश्चन आसान लेंगे और धीरे धीरे क्या करेंगे, लेवल बढ़ाएंगे। लेकिन लेवल बढ़ाने का मतलब ये नहीं होगा कि क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा क्योंकि कंसेप्ट अब हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इतना ऑन द वेक्टर इतना। अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए, बस फॉर्मूला तो चाहिए। एक वेक्टर है, इसका नाम दे देते हैं ए, दूसरा वेक्टर है उसका नाम दे देते हैं बी। आपको फॉर्मूला पता है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ठीक है। अच्छा देखिए अगर आप बना सकते हो मोबाइल या जो भी लैपटॉप में आप देख रहे हो तो वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन बना लीजिए, ठीक है। 2 सेकंड 4 सेकंड में तो क्वेश्चन बन जाएगा और उसके बाद आप आंसर मैच कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यहाँ पे देखिए ए डॉट बी सबसे पहले फाइंड करेंगे। ए डॉट बी कैसे फाइंड करते हैं, तो दोनों कंपोनेंट को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, x1 x2 करते हैं। तो यहाँ 1 × 2 प्लस 3 × -3 प्लस 7 × 6 डिवाइडेड बाई रूट अंडर इसका मैग्नीट्यूड यानी 2² प्लस -3² प्लस 6²। तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 - 9 और प्लस 42 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4 और 9 और 36। तो मेरे ख्याल से कितना हो जाएगा 49 रूट अंडर 49। तो 42 और 2 हो जाएगा 44, 44 - 9 35 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। अब कैलकुलेशन आप चेक करते जाना, कहीं हो सकता है बाय मिस्टेक। तो 7 5 जाए तो कितना आंसर हो जाएगा 5 यूनिट, ठीक है। तो आप खुद से सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल से 1 मिनट के अंदर ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि इफ़ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स देन फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो गिवन इन्फॉर्मेशन उसको लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ ए एंड बी यूनिट वेक्टर्स है। तो जैसे ही आप देखोगे कि ए एंड बी यूनिट वेक्टर्स है तो आप लिख लोगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू 1। उसके बाद आपको क्या करना है, एंगल बिटवीन ए एंड बी यानी कि थीटा आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन में क्या है, गिवन दैट √3a - b इज ए यूनिट वेक्टर। तो ए भी देखिए यूनिट वेक्टर है, √3a - b का मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, तो ये भी 1 होगा। अब देखिए आपको कंसेप्ट बताते समय आपको एक इस तरह क्वेश्चन बहुत बार बता दिया गया है। आपको बताया गया था कि जब भी आपको एंगल क्रिएट करना है या डॉट प्रोडक्ट क्रिएट करना और इस तरह का सिचुएशन दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि इसका स्क्वायर कर लोगे, ठीक है। तो 3a - b का होल स्क्वायर जैसे ही करोगे तो यहाँ a और b के बीच में एक डॉट प्रोडक्ट क्रिएट होगा और वहाँ से cos थीटा या एंगल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सोल्व करते हैं इसको। तो इसका होल स्क्वायर कर लेंगे, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इसका स्क्वायर करोगे तो देखिए a - b का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a² यानी इतना का स्क्वायर प्लस b² -2a डॉट b होता है। तो यहाँ 2 √3a डॉट होगा b ऐसा हो जाएगा इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा यानी 3a² यानी a लिखा हुआ इसका मतलब मैग्नीट्यूड इसका लिखा हुआ है और b लिखा हुआ इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। तो प्लस b²
2√3 a डॉट b को देखिए फिर हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ जो थीटा हुआ वो एंगल बिटवीन a एंड b होगा, ठीक है, क्योंकि आप डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन जानते हो कि a डॉट b जब करते हैं तो ए बी कॉस थीटा वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन a एंड b इक्वल टू 1। अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ a 1 है और मैग्नीट्यूड ऑफ b 1 है, तो जहाँ जहाँ a और b है वहाँ पे हम 1 रख देते हैं, यानी 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू यहाँ भी 1 हो जाएगा इंटू 1 कॉस थीटा इक्वल टू 1। अब आपको यहाँ पे थीटा फाइंड करना है तो आप इसको सोल्व करो, फाइंड कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 1 4, तो आप 4 को उधर लेके जाइए तो इधर बचेगा माइनस 2√3 कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस 4 माइनस 3, ठीक है। तो देयर फोर कॉस थीटा इक्वल टू, अच्छा माइनस माइनस कैंसिल कर लेंगे तो 3/2√3, √3 से कैंसिल हो जाएगा तो कॉस थीटा इक्वल टू √3/2। देयर फोर कॉस थीटा इक्वल टू, अब आप सोचिए कि कॉस कितना का वैल्यू √3/2 होता है, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, यानी कि इसका जगह पे हम 30 डिग्री लिख सकते हैं थीटा की जगह पे, या हम कितना लिख सकते हैं π/6 रेडियन में अगर लिखना रहता है, ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जैसे ही आप देखते हो कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो हम क्या करते हैं, तो हम लोग करेंगे सिंस ए परपेंडिकुलर बी देयर फोर ए डॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट दोनों का निकाल देंगे, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करो। तो डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना एकदम आसान है। अब एक्स कंपोनेंट देखो, एक्स कंपोनेंट यहाँ पे 2 है और यहाँ एक्स कंपोनेंट कुछ नहीं तो 1 है, यानी 2 इंटू 1 प्लस बाई कंपोनेंट देख लो वहाँ पे लैम्डा है, यहाँ पे -2 है प्लस 1 इंटू 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2 -2 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0, -2 लैम्डा 3 और 2 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -5। देयर फोर लैम्डा इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल 5/2। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए वेक्टर आपके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ गए कि नहीं, क्योंकि अगर वेक्टर आप ढंग से नहीं पढ़ोगे तो आपको 3D में प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। 3 डायमेंशनल हम लोग ज्योमेट्री आगे पढ़ने वाले हैं, तो वो पूरी तरह से जो है वेक्टर आपको समझ में आना चाहिए अगर उसको समझना चाहते हो, ठीक है। और ये दोनों टॉपिक मिला के आपको एग्जाम में अच्छा खासा क्वेश्चन आएगा, और साथ ही साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, ये आपको फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ़ 2i + 6j + 27 के क्रॉस i + 3j + p के इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपको p का वैल्यू फाइंड करना है। जैसे देखिए पिछले क्वेश्चन में हम लोग जो किए उसमें भी कोई कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करना था, जबकि वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट 0 था क्योंकि दिया हुआ था परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन, तो ये सब जो है बिल्कुल आसान क्वेश्चन आपको करने आना चाहिए। देखिए यहाँ पे दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो ये दोनों का जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ लिखेंगे i j k, यहाँ कोफिशिएंट 2 है, यहाँ कोफिशिएंट 6 है और यहाँ कोफिशिएंट 27 है, और कोफिशिएंट इस केस में इस वेक्टर में 1 3 और p है, तो इतना इक्वल टू 0। ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ निकाले और इतना इक्वल टू 0, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप सोल्व करोगे तो i, तो डिटर्मिनेंट को कैसे ब्रेक करते हो, इसके सामने रो और कॉलम को छोड़ देते हैं, उसके बाद कितना हो जाएगा 6p - 81 - j, और -j करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसके सामने आपको छोड़ देना है, ठीक है। तो जब छोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 2p - 27, और फिर प्लस k करोगे और k के सामने आपको छोड़ देना है 6 - 6 इक्वल टू 0। और देखिए यहाँ पे हो जाएगा 6p - 81 इंटू आई कैप माइनस 2p - 27 इंटू जे कैप, आप जे कैप इधर लिखो या इधर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस 0k इक्वल टू। अब देखिए ये 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है कि 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप,
इसका मतलब आप इतना इक्वल टू भी जीरो करोगे, इतना इक्वल टू भी जीरो करोगे, और ए तो जीरो है ही। अगर देखिए दो वेक्टर इक्वल दिया हुआ है कंपोनेंट फॉर्म में, तो आप LHS में जो लिखा हुआ है और जो RHS में लिखा हुआ है सभी का x कंपोनेंट इक्वेट करोगे, सभी का y कंपोनेंट भी इक्वेट करोगे, और z कंपोनेंट को भी हम इक्वेट कर सकते हैं। तो देखिए अगर यहाँ से आप x कंपोनेंट को इक्वेट करोगे तो यहाँ पे x कंपोनेंट इतना है और यहाँ पे x कंपोनेंट 0 है, तो यहाँ से आपको 6p इक्वल टू 81 मिल जाएगा। यहाँ से p का वैल्यू आपको देखिए कितना मिल जाएगा, आप कैंसिल कर लो, 2 3 जा 6 और 27, यानी कि 27 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये p का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो p इक्वल टू 27/2 हो। अच्छा यहाँ पे देखिए अगर आप बाई कंपोनेंट को भी इक्वेट करते, इस बाई कंपोनेंट को अगर 0 करते तो p का वैल्यू यहाँ से भी 27/2 ही आता, ठीक है। या z कंपोनेंट यहाँ पे तो 0 आ गया, अगर उससे भी इक्वेट करते तो आंसर उतना ही आता। चलिए तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेक्टर a एंड b आर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, ये दोनों गिवन है, a क्रॉस b इज ए यूनिट वेक्टर, ठीक है। क्वेश्चन करा कि देन फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, तो देखिए a क्रॉस b जो है यूनिट वेक्टर है, तो जैसे ही आपको बोले a क्रॉस b यूनिट वेक्टर है, इतना का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1। अब a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला को पढ़ाया गया था कि AB साइन थीटा होता है, इतना इक्वल टू 1। a का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है यहाँ पे √3 और b का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2/3 इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1। देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, देखिए इसको इधर ले जाओगे तो 3/2√3। अब इसको आप कैंसिल कर लोगे √3 से। अच्छा देखिए कोई स्टूडेंट को अगर ये नहीं समझ में आता है कि 3/√3 को हम कैसे कैंसिल कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसको √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। 3 मतलब कितना होगा √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 मतलब 3/√3, तो ये कैंसिल कर सकते हैं। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे कैंसिल कर लेते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा √3/2। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू √3/2। देयरफॉर थीटा इक्वल टू, तो अब सोचो कि साइन कितना डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो साइन 60 का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 60 डिग्री, या रेडियन में इसको लिखोगे तो π/3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ i डॉट j क्रॉस k, j डॉट i क्रॉस k और k डॉट i क्रॉस j। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक तो मेथड आपको इस तरह से है कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, जो ब्रैकेट में है सभी का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, और क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए ऐसे हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं i डॉट j क्रॉस k। तब देखो j क्रॉस k करोगे तो i मिल जाएगा, ठीक है, ये आपको क्रॉस प्रोडक्ट में सिखाया गया। प्लस j डॉट i क्रॉस k, i क्रॉस k अगर आप करोगे i क्रॉस k, तो देखिए उल्टा कर रहे हो तो -j मिलेगा, प्लस k डॉट i क्रॉस j, तो k डॉट, अब देखिए यहाँ पे i क्रॉस j है, तो i क्रॉस j फिर से जिस डायरेक्शन में बनाया उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पे k मिल जाएगा। अब देखिए i डॉट i होता है 1 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, j डॉट j 1 और प्लस 1 1 कैंसिल, आंसर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अच्छा इसको दूसरा मेथड से भी आप कर सकते हो, तो कैसे कर सकते हो, एक और मेथड समझ लेते हैं। चूँकि अब हम लोग पढ़ चुके हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो अगर उस मेथड से भी आप कर सकते हो, तो देखिए इसको आप लिख सकते हो i j k प्लस इसको लिख सकते हो j i k, और बिग ब्रैकेट के अंदर इसको लिख सकते हो k i j। अब देखिए आपको बताया गया था कि i j k का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, और आपको ये भी प्रॉपर्टी बताया गया था कि a b c को हम लिख सकते हैं b c a, या इसी को हम लिख सकते हैं c a b, c a b। कहने का मतलब i j k जितना होगा उतना ही j k i होगा और उतना ही k i j होगा, और ये तीनों कितना होगा 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो देखिए i j k यहाँ तो 1 हो जाएगा, j i k
अब देखिए यहाँ पे जे तो है लेकिन के और आई एक दूसरे को पलटा हुआ है, ठीक ना। अगर एक दूसरे से इंटरचेंज किया इसका मतलब ये -1 होगा। के आई जे का वैल्यू भी +1 होगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 1। तो आप ऐसे भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से भी सोच सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपको अगर क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आता है और लेक्चर अगर आपको ठीक लग रहा है, ठीक ना, या अगर सही लग रहा है कि सही पढ़ाया जा रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में ना कमेंट किया करो। आप लोग कुछ कमेंट नहीं करते, ठीक है। या अगर कहीं भी मान लिया जाए कि कहीं डिमेरिट दिख रहा है कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर इस तरह का भी सिचुएशन है तो आप कमेंट किया करो कि हाँ यहाँ पे सर सुधारने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपका फीडबैक के लिए हम वेट करते हैं, लेकिन आप लोग कोई कमेंट वगैरह नहीं करते हो, ठीक ना। तो आप कमेंट करो और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो, ठीक ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ एक वेक्टर ए दिया हुआ है, दूसरा वेक्टर बी दिया हुआ है, और आपको क्या करना है कि फाइंड अ वेक्टर सी वेक्टर फाइंड करना है सच दैट ए क्रॉस सी इक्वल टू बी, ठीक है। ए और सी का जो क्रॉस प्रोडक्ट वो बी होना चाहिए और ए और सी का डॉट प्रोडक्ट 3 होना चाहिए, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए जो वेक्टर फाइंड आपको करना है, जैसे यहाँ पे सी वेक्टर आपको फाइंड करना है, तो सी वेक्टर को हम लोग कंपोनेंट फॉर्म में सबसे पहले कुछ भी मान लेते हैं, ठीक ना। तो हम लिखते हैं लेट सी इक्वल टू एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के। तो सी वेक्टर हमको फाइंड करना है, तो सी वेक्टर को जो वेक्टर फाइंड करना है उसको कंपोनेंट फॉर्म में हम कुछ भी मान लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या दिखा हुआ है कि ए क्रॉस सी इक्वल टू बी है, इसका मतलब क्या है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए क्रॉस सी इक्वल टू बी। देखिए ए क्रॉस सी से हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, तो ए क्रॉस सी लिखेंगे डिटर्मिनेंट आई जे के, उसके बाद फिर ए का सबसे पहले लिखेंगे कोफिशिएंट, तो यहाँ लिखेंगे 1 1 1 और फिर सी का कोफिशिएंट लिखना होगा, तो सी का कोफिशिएंट एक्स बाई जेड इक्वल टू बी। ये बी कितना है जे माइनस के, ठीक है। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ से सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए यहाँ इसको कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं आई, फिर यहाँ हो जाएगा जेड माइनस बाई, देखिए यहाँ जेड माइनस बाई माइनस जे, तो माइनस जे हो गया, और फिर अगर यहाँ पे आप करोगे तो जेड माइनस एक्स हो जाएगा, फिर प्लस के, और के के सामने आप छोड़ दोगे तो बाई माइनस एक्स इक्वल टू जे माइनस के, ठीक है। अच्छा देखिए जे माइनस के को हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 0i प्लस जे और माइनस के। देखिए दो वेक्टर जब इक्वल होता है तो इधर भी x का कंपोनेंट जो है और इधर भी x का कंपोनेंट, दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगा जेड माइनस बाई इक्वल टू 0। उसके बाद देखिए j का कोफिशिएंट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे माइनस जेड और यहाँ पे प्लस एक्स हो जाएगा इक्वल टू 1, और एक और है बाई माइनस एक्स इक्वल टू -1, बाई माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ पे जेड का कोफिशिएंट कितना है -1, ठीक है। चलिए तो इतना समझ में आ गया। अगर ये 3 इक्वेशन हमारे पास है तो तीनों को सोल्व करके हम लोग सोचते हैं कि क्या x बाई जेड का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और यहाँ पे a डॉट सी 3 होना चाहिए, ये भी बात। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 इसको लेके यहाँ पे सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर सोल्व आप करोगे तो ये दोनों का अगर सोल्व करोगे फर्स्ट और सेकंड को, तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए अगर ये दोनों को सोल्व करें, दोनों का ऐड करें तो जेड और जेड कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा x माइनस बाई इक्वल टू 1, यानी बाई माइनस एक्स इक्वल टू -1। तो देखिए ये दोनों सेम ही आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों से आप सोल्व करके x वाई जेड का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब ये दोनों को सोल्व कर रहे हैं तो ये तीसरा इक्वेशन ही मिल जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हमको एक इक्वेशन और चाहिए, और यहाँ से देखिए ये इन्फॉर्मेशन इसीलिए दिया हुआ है,
ए डॉट सी इक्वल टू 3, ठीक ना। तो देखिए इसको सोल्व करने से कोई फ़ायदा यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ए डॉट सी इक्वल टू 3, इसका भी यूज कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए सबसे पहले हम करते हैं ए डॉट सी इक्वल टू 3। ए और सी का डॉट प्रोडक्ट कीजिए। अब देखिए यहाँ पे ए दिया हुआ है, यहाँ पे सी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से अगर दोनों को डॉट प्रोडक्ट करोगे तो x इंटू 1 यानी x प्लस बाई इंटू 1 बाई प्लस जेड इक्वल टू 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ से x प्लस बाई और प्लस जेड, अच्छा देखिए यहाँ पे z माइनस बाई इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं z इक्वल टू बाई। तो z की जगह हम क्या रख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन पुट z इक्वल टू बाई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे z की जगह पे कितना रख देना है, बाई। तो यहाँ से एक आ जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 3, x प्लस 2y इक्वल टू 3, और ये इक्वेशन नंबर 4 ले लेते हैं। नाउ यू कैन सोल्व फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 एंड देन यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x एंड बाई एंड z। तो देखिए सबसे पहले हम अब इक्वेशन 3 एंड 4 से सोल्व करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। तो देखिए 3 और 4 को जब सोल्व करोगे आप तो बाई माइनस एक्स इक्वल टू -1 था, और नीचे में x प्लस 2y इक्वल टू 3 आ गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2y प्लस बाई कितना हो जाएगा, 3y इक्वल टू 2, देयरफॉर y इक्वल टू 2/3। तो देखिए y का वैल्यू निकालिए, और जितना y है उतना ही z हो जाएगा, तो z का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा 2/3। तो z भी निकल गया। अब रह गया x, तो x का वैल्यू कोई भी या तो आप इक्वेशन 2 में पुट करो या इक्वेशन 3 में पुट करो, और यहाँ से आपको फाइंड हो जाएगा। देखिए इधर इरेज कर देते हैं, और यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं। सपोज दैट फ्रॉम इक्वेशन 3 कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 बाई माइनस एक्स इक्वल टू -1, देयरफॉर यहाँ से बाई का वैल्यू पुट कर देते हैं 2/3 माइनस एक्स इक्वल टू -1 माइनस एक्स इक्वल टू -1 माइनस 2/3। तो माइनस एक्स इक्वल टू 3 एलसीएम ले लो, तो -3 -2 कितना हो जाएगा, -5, माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 5/3, ठीक है। तो x का वैल्यू भी फाइंड हो गया। देयरफॉर इतना समझ में आ रहा है। अब हम लोग को c का वैल्यू निकालना। अब देखिए c वेक्टर क्या लिखा हुआ था, xi प्लस बाई जे प्लस जेड के। तो x की जगह आपको 5/3 रख देना है, ठीक है। तो 5/3i प्लस बाई की जगह कितना 2/3 j प्लस 2/3 के, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड का ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि 3 वेक्टर्स a, b एंड c सेटिस्फाई द कंडीशन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। आपको देखिए इसमें a प्लस बी प्लस सी 0 दिया हुआ है, आपको a फाइंड करना है, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सॉरी a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। और आपको मैग्नीट्यूड a का दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ b दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ c ऑलरेडी दिया हुआ है। तो देखिए एक कंसेप्ट बताते समय भी इस तरह का क्वेश्चन आपको करवाया गया था, ठीक ना। और जब थ्योरी पार्ट डिस्कस किया जा रहा था तो उस टाइम भी इस तरह का क्वेश्चन किया गया था। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसमें हम लिखेंगे कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से a जो दिया हुआ है इसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट क्रिएट करना है। तो आपको डॉट प्रोडक्ट क्रिएट करना है तो आपको बहुत बार बताया गया था कि दोनों तरफ स्क्वायर कर लेना है। तो यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर प्लस 2a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a इक्वल टू 0। a स्क्वायर, तो देखिए a स्क्वायर इसका मतलब 1 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डॉट बी, ए डॉट बी कितना होगा, अच्छा ये तो फाइंड करना है, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। तो देखिए ए पार्ट फाइंड करना था, इसको हम छोड़ दिए वैसे ही, इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व कीजिए।
तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, 16 और 4 20 प्लस 1 21, यानी 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा -21। ये तीनों को ऐड कर दिए और राइट साइड मिलेगा, तो -21। देयरफॉर ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू -21 डिवाइडेड बाई 2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया। अब देखिए ये हम लोग पोर्शन ख़त्म जब कर ले रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा, अब लास्ट में ही हम लोग एक कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद सबसे पहले हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे 3D ज्योमेट्री, क्योंकि देखिए 3D जो है और वेक्टर का उसमें बहुत ज़्यादा यूज होता है 3D, और इसी तरह का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग 3D पढ़ लेंगे, ठीक ना। उसके बाद जब एक ख़त्म हो जाएगा तब हम लोग और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो वेक्टर और 3D हम लोग साथ में ही पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कैलकुलस रहेगा, तो कैलकुलस आपको पढ़ाया जाएगा। और तब तक मैं भी देखिए लॉकडाउन अगर ख़त्म हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, आप लोग गॉड से मनाइए कि लॉकडाउन ख़त्म हो जाए, तो फिर हम लोग ऑफलाइन क्लास में आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस डी एंड ए क्रॉस सी इक्वल टू बी क्रॉस डी, देन सो दैट ए माइनस डी इज पैरेलल टू बी माइनस सी। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए नॉट इक्वल टू डी एंड बी नॉट इक्वल टू सी। तो देखिए गिवन इन्फॉर्मेशन ये है और आपको प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों पैरेलल है, ये जो वेक्टर है और ये वेक्टर है जो पैरेलल है, ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर अगर प्रूफ करना है, तो अगर हम प्रूफ कर दें कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कितना है 0 है, तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले देखिए गिवन है ए क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस डी एंड ए क्रॉस सी इक्वल टू बी क्रॉस डी, ठीक है। और आपको देखिए यहाँ पे क्या क्रिएट करना है, ए माइनस डी और बी माइनस सी। तो देखिए अगर ये दोनों वेक्टर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो देखिए यहाँ पे बी माइनस सी आ जाएगा, और इसको भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे सी माइनस बी आ जाएगा, यानी कि हमारा काम हो सकता है। इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2, और हम क्या करते हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, यानी कि दोनों इक्वेशन को क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखिए सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखिए ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस डी माइनस बी क्रॉस डी। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ए क्रॉस बी है और यहाँ ए क्रॉस सी है, तो ए को हम कॉमन ले सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ए क्रॉस बी माइनस सी। अब इसको फिर से एक्सपेंड करोगे तो ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सी माइनस बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस डी, डी ऐसे लिख सकते हैं। देखिए डी दोनों में अगर लास्ट में है तभी हम कॉमन लेंगे, नहीं तो फिर आपको चेंज करके कॉमन लेना होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे डी पहले रहता, ऐसे रहता माइनस डी क्रॉस बी, और यहाँ पे डी बाद में रहता, ठीक ना। तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि डी को इधर ले जाते, बी को इधर लाते और माइनस से प्लस बना देते, ठीक है। दोनों सेम साइड में होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ ए पहले था, यहाँ भी ए स्टार्टिंग में था, तो ए को कॉमन ली। यहाँ पे डी बाद में है, यहाँ पे डी बाद में है, तो हम डी को यहाँ पे बाहर निकाल इस तरह से। अब देखिए यहाँ के बाद क्या कर सकते हो, ए क्रॉस बी माइनस सी, और आप क्या कर सकते हो यहाँ से, तो देखिए यहाँ भी बी माइनस सी पहले हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको इधर लाते हैं, तो डी क्रॉस, जब इसको इधर लाएंगे इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे एक माइनस क्रिएट हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा पहले ऐसे कर लेते हैं, पहले इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं इधर से, और इसको बना लेते हैं बी माइनस सी क्रॉस डी। अब इसको उठा के इधर लाइए, लेफ्ट साइड में लाइए, तो देखिए ए क्रॉस बी माइनस सी प्लस, इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर बी माइनस सी क्रॉस डी। अब देखिए यहाँ भी बी माइनस सी है, यहाँ भी बी माइनस सी है, लेकिन देखिए अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है
कि यहाँ b माइनस सी राइट साइड में और यहाँ b माइनस सी लेफ्ट साइड में, ठीक ना। तो वेक्टर में ऐसा आप नहीं कर सकते हो कि दोनों में से कॉमन ले लो, आपको दोनों के एक साथ लाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करते हैं, a क्रॉस b माइनस सी, और यहाँ पे माइनस कर लेते हैं और इसको हम क्या करते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। हम लोग देखिए ये बात पढ़े हैं कि a क्रॉस b होता है माइनस b क्रॉस a। अगर आप ये दोनों का इंटरचेंज करोगे तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस कर देते हैं और यहाँ d क्रॉस b माइनस c लिख देते हैं। अब देखिए b माइनस सी यहाँ भी राइट साइड में है, b माइनस सी यहाँ भी राइट साइड में है, तो आप b माइनस सी को कॉमन ले सकते हो यहाँ पे क्रॉस, और यहाँ a माइनस डी इक्वल टू 0, इतना समझ में आ गया। अब देखिए आप कंसेप्ट याद कीजिए कि अगर a क्रॉस b जब 0 होता था तो इससे हम क्या क्या रिजल्ट लिखते थे। तो या तो लिखते थे a इक्वल टू 0, या तो लिखते थे b इक्वल टू 0, या तो लिखते थे a पैरेलल b, ठीक है। तो देखिए यहाँ या तो इतना इक्वल टू 0 होगा, a माइनस डी इक्वल टू 0, तो इससे निकल जाएगा a इक्वल टू डी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है a नॉट इक्वल टू डी, तो a वाला हम कंसेप्ट छोड़ देंगे, a माइनस डी 0 नहीं करेंगे और ना b माइनस सी 0 करेंगे, क्योंकि ना तो यहाँ पे b इक्वल टू सी लिखा हुआ। इसका मतलब सिर्फ एक ही कंडीशन यहाँ पे लेंगे, कौन वाला, तो ये वाला पैरेलल वाला कंडीशन। तो यहाँ हो जाएगा a माइनस डी पैरेलल b माइनस सी, और आपको यही प्रूफ करना था। आपको प्रूफ करना था कि a माइनस डी इज पैरेलल टू b माइनस सी, ठीक है। तो आई होप आपको कंसेप्ट ये समझ में आ गया होगा कैसे, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं कि आज इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको और भी किसी तरह का कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, ठीक है, या क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर का भी आप क्वेश्चन बना सकते हो किसी तरह का। देखिए थ्योरी पार्ट में भी आपको बहुत सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ऑलरेडी करवाया जा चुका है। तो देखिए हमारा प्रयास यही था कि आपको हर टाइप का वेक्टर में क्वेश्चन करवा दे जो बोर्ड एग्जाम से के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, या जो भी सिलेबस का पार्ट था ऑलरेडी आपको इसमें पॉइंट बाई पॉइंट हर एक चीज़ बताया गया है। तो अगर आप इसके पहले अगर वीडियो नहीं देखो तो पूरा वेक्टर अलजेब्रा का प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लीजिए। इसके बाद आपको मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी दिक्कत है तो आप व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।